Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today we'll continue our discussion of the cardinal utility analysis by discussing a very important theory under this analysis, that is the law of diminishing marginal utility. बच्चों, आज हम गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सीमांत उपयोगिता हासमान नियम के बारे में पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में दो सिद्धांत पढ़े जाएंगे, एक सीमांत उपयोगिता हासमान नियम और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम देखते हैं कि व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स, ये क्या कहता है, ये क्या दर्शाता है। इट स्टेट्स दैट other things being equal, the marginal utility of a good diminishes as more it is consumed in a given time period. एक निश्चित समय में किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलती है। यह एक सार्वभौमिक नियम है। क्या समझ में आया? यहाँ पर कहा गया है कि अन्य सभी चीज़ें अगर समान रहती हैं तो जो सीमांत उपयोगिता है किसी भी वस्तु से प्राप्त जो हुई हमें, वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे उस वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग किया जाएगा एक दिए हुए समय में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक सुनिए पुनः। एक निश्चित समय में किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है। ओके, और यह एक सार्वभौमिक नियम है। इसी नियम को गॉसन का फर्स्ट लॉ कहा गया है। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गॉसेन ने किया। इस नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, इस नियम की आगे की जो व्याख्या थी वो मार्शल ने की। क्या कहा मार्शल ने? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, द एडिशनल यूटिलिटी व्हिच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशेस, दैट इज टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट एन or we can say at a diminishing rate। अर्थात अब सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होने से क्या तात्पर्य है? सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होने से तात्पर्य है कि कुल उपयोगिता में जो वृद्धि है वो घटती हुई दर से है। ठीक है, अगर सीमांत उपयोगिता में वृद्धि हो तो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि है वो बढ़ती हुई दर से होगी। अगर सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि तो होगी लेकिन उसकी दर घटती हुई होगी। अगर सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, और अगर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो कुल उपयोगिता बढ़ने के बजाय घटने लगेगी। ओके, अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊंगी कैसे एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के बाद किसी भी वस्तु की जो हमारी सीमांत उपयोगिता है एक निश्चित समय में वो घटती हुई होती है। सपोज यू आर वेरी हंग्री एंड यू आर ईगर टू ईट एन आइसक्रीम, तो अगर आपने एक आइसक्रीम ली तो यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी। ओके, आपको खुशी होगी, आपकी उपयोगिता अधिक होगी। सेकेंड आइसक्रीम ऑल्सो लेट्स यू फील हैप्पी। ओके, थर्ड आइसक्रीम से भी यू felt happy by consuming it. Fourth ice cream still happy, मतलब अभी तक जो आपकी उपयोगिता है वो बढ़ रही है। बात हो रही है कुल उपयोगिता में वृद्धि की। जैसे ही आपने पांचवी आइसक्रीम खाई अब आपकी उपयोगिता कम होने लगी। बात हो रही है एक मैक्सिमम पॉइंट आया, अब कुल उपयोगिता का लेवल कम होने लगा, घटने लगा। सिक्स्थ आइसक्रीम में आप बिल्कुल ही नाखुश हो जाएंगे, आपको वॉमिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब हम देखते हैं कि इसे टैब्यूलर फॉर्म में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं।
फर्स्ट आइसक्रीम से मान लीजिए आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हुई 20 यूटिल्स के बराबर, ठीक है। और इसमें हमें चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को भी या तो डैश लिख देंगे या 20 लिख देंगे। ओके, सेकेंड आइसक्रीम से आपको जो कुल उपयोगिता थी वो प्राप्त हुई 32 यूटिल्स के बराबर। अब 20 और 32 में कितना अंतर हुआ बच्चों? 12 का। और एक से दो आइसक्रीम में एक का, तो हमारा MU क्या प्राप्त हुआ हमें दूसरी आइसक्रीम पर? 12। फिर देखिए 32 से 40 आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना प्राप्त हुआ? 8। फिर 40 से 44 में मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुआ आपको 4। 44 से 45 में 1। 45 से 45 अर्थात शून्य हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, और धीरे धीरे वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये था आपका एक डिस्क्रिप्शन कि कैसे कुल उपयोगिता जब घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, शून्य होती है और अंत में ऋणात्मक हो जाती है। इसी का ग्राफ है। The graph will make the law of diminishing marginal utility more clear. In the first diagram, we have drawn a total utility curve. ऊपर वाले चित्र में हमने कुल उपयोगिता वक्र बनाया है, जहाँ पर नीचे मात्रा ली गई है x अक्षांश पर और y अक्षांश पर कुल उपयोगिता ली गई है। नीचे हमने मार्जिनल यूटिलिटी बनाया, ठीक है। जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता शून्य थी, वहाँ पर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखिए कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर थी, जो है कितना? 45। ओके, फिर जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हुई, कुल उपयोगिता अब बढ़ने के बजाय छठवीं सातवीं इकाई से देखिए आप, सिक्स से तो वो अधिकतम रही, 7th और 8th इकाई में देखिए आप, इकाई 7th और इकाई 8th। अब डायग्राम में देखिए 7th और 8th पर कुल उपयोगिता घटने लगी। ओके, तो ये हुआ। अब हम देखते हैं द ग्राफ ऑल्सो टेंड्स टू बी इन कर्व इंस्टेड फॉर एग्जाम्पल। इसे कर्व के रूप में भी दर्शाया गया है, जो यहाँ पर पुनः दर्शाया गया है। मैं आपको नोट्स दूंगी हिंदी में, अब उससे आप ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इस नियम के लागू होने के कारण क्या क्या हैं। क्यों किसी भी वस्तु के लगातार इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती हुई क्यों मिलती है हमें? Why this law exists and why this law continues? Because intensity of wants starts falling. क्योंकि चाह की तीव्रता घटने लगती है। समझ में आया? यहाँ पर क्या होगा? द इंटेंसिटी, जो किसी भी वस्तु को उपभोग करने की जो चाह है, उसकी जो इंटेंसिटी, वो तीव्रता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं, आपने एक रोटी ली, आपकी इंटेंसिटी टू ईट रोटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वो अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, आप और खाना चाहेंगे और खाना चाहेंगे, लेकिन एक समय के बाद जो आपकी तीव्रता है चाह की, वो घटने लगेगी, इसलिए सीमांत उपयोगिता भी घटने लगती है। फिर देखिए, गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती, इसलिए भी इस नियम में के लागू होने की संभावना बढ़ती है। एक की जगह हम दूसरी वस्तु नहीं खा सकते। क्यों? जो वस्तु हम ले रहे हैं, मान लीजिए कंटिन्यू एक ही एक कमोडिटी का कंजम्पशन किया, तो क्या होगा? धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता आपकी घटती हुई प्राप्त होगी। एक तो ये, और इसमें एक और बात ध्यान देने की, कुछ मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं से आप समझ सकेंगे कि ऐसा ऐसा होना आवश्यक है इस नियम के लागू होने के लिए। वो क्या है? उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील माना जाता है, ठीक है। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति ठीक हो, उपभोक्ता को मुद्रा के रूप में मापा जाए, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाए यहाँ पर। फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। उपभोग की वस्तु की इकाइयाँ उचित आकार एवं गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आपका सर दुख रहा है और आपने चाय पिया, ठीक है। एक कप चाय ने आपको बहुत अधिक कुल उपयोगिता प्रदान की, दूसरे कप चाय ने भी आपको कुल उपयोगिता में वृद्धि की, ठीक है, लेकिन बढ़ती हुई दर से नहीं की, पर वृद्धि की। फिर आपने तीसरा कप ले लिया, बस। अब इस तीसरे कप के बाद जब आपने चौथा कप चाय का पिया, तो आपको अब
सीमांत उपयोगिता शून्य के बाद ऋणात्मक होने लगेगी, क्योंकि अब आपको वॉमिट हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। लेकिन आपने चाय का कप लिया इसलिए, अगर सपोज मान लीजिए मेरा सिर दुख रहा है और मैंने चाय ली, वो भी स्पून से, 1 स्पून 2 स्पून, तो हर जो एडिशनल स्पून होगी, जो अतिरिक्त मैं एक एक घूंट पीऊंगी चम्मच से, तो वो मुझे मेरी ना तो कुल उपयोगिता में कमी आएगी, और वो क्या होगी, बल्कि बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी, अर्थात मेरी सीमांत उपयोगिता बढ़ने लगेगी, क्योंकि मेरी सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं हो रही है, मेरा सर दर्द ठीक नहीं होगा एक एक स्पून से। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो इकाइयाँ ली जा रही हैं किसी भी वस्तु की उपभोग करते समय, वो उचित आकार की होनी चाहिए। अगर बात चाय की हो तो कप में, या किसी और वस्तु की हो तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो उसी फॉर्म में इनटेक करना चाहिए कंजम्पशन के लिए। और उनकी क्वालिटी में भी समरूपता होनी चाहिए। देयर शुड बी होमोजेनिटी इन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स विच यू आर इनटेकिंग। ओके, देन उपभोग की प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन। ये क्या है, सुबह चाय पिया 1 कप, दोपहर में चाय पिया 1 कप, आपकी सीमांत उपयोगिता कम या घटती हुई नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। लगातार अगर आप कोई चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, तब अतिरिक्त इकाइयों से जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो घटेगी। लेकिन अगर समय का गैप आ गया, ठीक है, इफ दिस टाइम लैग, देन योर मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट डिमिनिश। फिर देखिए, उपभोक्ता की आय, रुचि, आदतें तथा फैशन में दिए गए समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस निश्चित समय पे आप किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय में उपभोक्ता की इनकम पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसके टेस्ट, प्रेफरेंसेस और हैबिट्स में भी या फैशन में कोई चेंज नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम डायग्राम से तो इस थ्योरी को, इस लॉ को, इस नियम को समझ चुके हैं। अब हम इसका एक इक्वेशन देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि MUX बराबर PX, अर्थात X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होगी X वस्तु की कीमत के। कैसे? एक उपभोक्ता वस्तु की उस इकाई पर संतुलन के बिंदु पर होगा जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता MU, वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो कि मुद्रा के रूप में मापी गई है, उसकी कीमत के बराबर होती है। अतः यहाँ पर MUX बराबर PX संतुलन का बिंदु माना जाएगा। किसके कंटेक्स्ट में? उपयोगिता हासमान नियम के संदर्भ में। ठीक है, इसका एक डायग्राम भी है जो मैं आपको नोट्स में दूंगी, जहाँ पर हम x अक्षांश पे मात्रा लेंगे और y अक्षांश पर MU लेंगे, अर्थात सीमांत उपयोगिता को लेंगे, लेकिन मुद्रा के रूप में। और आपको एक सीमांत उपयोगिता वक्र प्राप्त होगा जो कि उपभोक्ता का मांग वक्र भी कहलाता है। ठीक है, तो हासमान उपयोगिता के नियम में एक ही समीकरण है, वो क्या है? MUX बराबर PX। दो डायग्राम है, टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। एक पूरा एग्जाम्पल से आपको समझाना है, एक टेबल बनाना है, इस नियम के लागू होने के कारण बताने हैं, इस नियम की मान्यताएं बतानी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका हासमान उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का नियम। अब हम नेक्स्ट क्लास में सम सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम बहुत डिटेल में डायग्राम और टेबल दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। लेकिन हाँ, अभी हम थोड़े से, इसका एक लास्ट स्लाइड और है, एप्लीकेशंस जो हैं इस लॉ की, कि कहाँ कहाँ इस नियम के ज़रिए हम इस्तेमाल किया जाता है। ये नियम आधार है मांग वक्र का, मांग के नियम का। और हम कहें कि क्यों मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने मांग के नियम के ढाल के घटते हुए होने के कारण बताए थे। याद है, वहाँ पे हमने यही कहा था कि MUX बराबर PX होगा। जैसे जैसे कीमतें में कमी आएगी वैसे वैसे ही उसकी मांग बढ़ेगी, ठीक है, वस्तु की। तो ये जो नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आधार प्रदान करता है लॉ ऑफ डिमांड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। फिर ये आधार प्रदान करता है सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में भी, जो उसको व्युत्पन्न इसी नियम के आधार पे किया जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये कंज्यूमर सरप्लस को, उपभोक्ता की बचत को भी समझाता है, ये भी हम देखेंगे कि उपभोक्ता की बचत क्या है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। उपभोक्ता की बचत अंतर है उपभोक्ता जो भुगतान करना चाहता है और वो जो वास्तविक रूप में भुगतान करता है, उसके बीच का। प्रोग्रेसिव टैक्स कैन बी जस्टिफाइड।
और इस नियम के अंतर्गत हम प्रोग्रेसिव टैक्सेस को, प्रगतिशील करों को भी जस्टिफाई या न्याय संगत करते हैं। वाटर डायमंड पैराडॉक्स रिजॉल्व, और इसमें वाटर डायमंड का जो पैराडॉक्स है वो भी समझाया है इस नियम ने। ये हम देखेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम में आगे नेक्स्ट क्लासेस में। Thank you so much for listening to this video. Please start revising all these theories so that you will get to know the further theories which I will provide you in near future.